नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं आज की खबर में हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। चलिए खबरों की ओर शुरुआत करते हैं, जहां एसआईआर में वोट कटने के आरोप पर सीएम धामी का सामने बयान आया है। देश की आजादी के बाद कांग्रेस को लगता है पहली बार एसआईआर प्रक्रिया हो गई है। सीएम धामी ने कहा, एसआईआर चुनाव आयोग की प्रक्रिया के तहत ही चल रही है। वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण फेयर तरीके से हो, इसलिए एसआईआर प्रक्रिया चल रही है। सीएम धामी ने कहा, चुनाव आयोग की गाइडलाइन के आधार पर ही काम किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर हम आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां चुनाव आयोग की गाइडलाइन के आधार पर ही काम किया जा रहा है। सीएम योगी ने कहा, वो सीएम धामी ने कहा, माफ करिएगा। एसआईआर में वोट कटने के आरोप में सीएम धामी का जो बयान आया है, उन्होंने कहा, आजादी के बाद कांग्रेस को लगता है पहली बार एसआईआर प्रक्रिया हो रही। एसआईआर चुनाव आयोग की प्रक्रिया के तहत ही चल रही है। सीएम धामी ने कहा, वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण फेयर तरीके से हो, इसलिए एसआईआर प्रक्रिया चल रही है। चुनाव आयोग की गाइडलाइन के आधार पर ही काम किया जा रहा है। जो चुनाव आयोग की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत होता है। और कोई देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस वालों को ऐसा लग रहा है कि पहली बार एसआईआर हो रहा है। एसआईआर हमेशा होते रहे हैं, लेकिन इस बार जो एसआईआर की प्रक्रिया है, वोटर लिस्टों का शुद्धिकरण, वो शुद्धिकरण बिल्कुल फेयर तरीके से हो रहा है। उसमें चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है उसके आधार पर काम हो रहा है। अब फेक वोट अगर काटे जा रहे हैं, संदिग्ध लोगों की पहचान की जा रही है, या जो लोग उन स्थानों पर नहीं रहते हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर उनको परेशानी हो रही है तो कहीं ना कहीं दूध में काला है, कहीं ना कहीं उनकी परेशानी का कोई कारण है। कोई जायज कारण होगा तो चुनाव आयोग उसका समाधान करेगा। अगली खबर है, कांग्रेस के वंदे मातरम को लेकर लिए गए फैसले पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निशाना साधा। सीएम धामी ने कांग्रेस के निर्णय को राष्ट्र विरोधी और वोट के लिए तुष्टीकरण की राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं, बल्कि देश की संस्कृति, राष्ट्रभक्ति और भावनाओं से जुड़ा है। धामी ने कांग्रेस के फैसले को भारत की संस्कृति और देवी देवताओं की स्तुति की परंपरा के विरुद्ध भी बताया। दरअसल कांग्रेस कार्य समिति ने पार्टी के कार्यक्रमों में वंदे मातरम के पहले 2 छंद गाने का फैसला किया। कांग्रेस का कहना है कि ये 1937 में लिए गए उसके ऐतिहासिक निर्णय के अनुरूप है। कांग्रेस ने उस समय व्यापक स्वीकार्यता वाले हिस्सों के इस्तेमाल पर सहमति बनाई थी। जो वंदे मातरम आधा अधूरा गाने का जो उनकी कार्य समिति ने फैसला लिया है, वो देश विरोधी फैसला है। उन करोड़ों करोड़ देशवासियों की जो भावना है, उन शहीदों का जिन्होंने अपनी शहादत दी, हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा, उन सभी के सपनों पर कुठाराघात है। और कांग्रेस पार्टी ये हमेशा से करती रही है। तुष्टीकरण के लिए पहले भी उन्होंने वंदे मातरम को बांटा था। उसके बाद देश की आज़ादी के बाद अब वही फिर से दोहराया गया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को लगता है कि अगर वंदे मातरम पूरा गाया गया तो उसमें भारतवर्ष के देवी देवताओं का स्मरण होगा, देवी देवताओं का गान होगा, उनकी स्तुति होगी। और मैं उत्तराखंड की बात करूं तो सच में उत्तराखंड में तो कांग्रेस पार्टी के लोगों को स्वयं पूछना चाहिए अपने नेतृत्व से कि जो देवी देवताओं का जो ये स्थान है, देवी देवताओं का प्रदेश है, जिसको हम देवभूमि कहते हैं, अगर वहाँ देवताओं की स्तुति नहीं की जाएगी, माँ लक्ष्मी की स्तुति नहीं की जाएगी, माँ दुर्गा की स्तुति नहीं की जाएगी, तो किसकी स्तुति की जाएगी। अगली खबर है, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में राज्य पलायन प्रवासन आयोग की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में पहाड़ों से होने वाले पलायन को रोकने और रिवर्स पलायन को बढ़ावा देने से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। अगली खबर है, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित मुख्य सेवक सदन में मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के तहत आयोजित चौपाल 2026 कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम ने महिला स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय उद्यमियों से संवाद किया और उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं एवं लाभार्थियों को सम्मानित भी किया। कभी हम सब लोग जो है, कोई ना कोई, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं या जो सुन रहे हैं पूरे राज्य के अंदर, हर घर से कोई ना कोई सैनिक है, हर किसी के परिवार में कोई सेना में है। अगर सेना में नहीं है तो पैरामिलिट्री में, अर्धसैनिक बलों में होगा।
अगर वहां भी नहीं होगा, किसी के घर का नहीं होगा, तो उनके नातेदार होगा, रिश्तेदार होगा, जानने वाला होगा, पहचानने वाला होगा, आस पड़ोस में रहने वाला होगा। जब भी लड़ाई लगती थी तो सबसे ज्यादा प्रभावित हम लोग होते थे। जब भी लड़ाई की बात आती थी, हम तो कहते थे, उस समय बचपन में कहते थे, हम छोटे छोटे थे तो कहते थे लड़ाई लगने वाली है, छुट्टी कैंसिल हो गई। अब इतनी अकल भी नहीं थी, लेकिन सुनते थे। मैं, मेरे पिताजी भी फौज में थे, तो मैं यही सुनता था कि अब लड़ाई लगने वाली है, अब ये कर लो, अब वैसा कर लो, छुट्टी बंद हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है। तो उस समय हमारी स्थिति बड़ी परिवारों की अलग प्रकार की होती थी। और आज लड़ाई लगती है तो कोई हमारी तरफ आंख उठाकर देखता है तो हमारी सेना उसको जो है पूरा का पूरा जवाब देने का काम करती है। आप देखिए, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो एयर स्ट्राइक हो, चाहे वो पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर हो, हमारी सेना ने दुश्मनों के, उन आतंकवादियों के अड्डों को, उनको नेस्तनाबूद करने का काम उन्हीं की जगह पर जाकर किया है। और अब हमको हथियारों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। रिवर्स पलायन बहुत तेजी से हुआ है। लोग अपने अपने गांवों को जुड़ रहे हैं, अपने अपने घरों को वापस लौट रहे हैं, अपने स्थानों पर रोजगार स्वरोजगार कर रहे हैं। और उसमें सरकार की भी बहुत सारी योजनाएं काम कर रही हैं, चाहे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हो, हमारी जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना हो, पर्यटन की योजनाएं हो, अनेक विभागों MSME की योजनाएं हो, उन योजनाओं के माध्यम से लोग रोजगार स्वरोजगार कर रहे हैं। जो भी उद्यम वो करना चाहते हैं, हमारे प्रवासी भी बड़ी संख्या में इससे जुड़ रहे हैं। सरकार उनके साथ खड़ी है, उनके प्रोत्साहन के लिए बहुत सारी हमारी योजनाएं हैं कि उनको अपने घरों पर आकर रोजगार करने का जो अवसर देंगी। अगली खबर है, देहरादून में सड़कों की बदहाल स्थिति को लेकर कांग्रेस ने सियासी हमला बोला है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता सुजाता पॉल ने तंज कसते हुए कहा कि देहरादून की सड़कों की खराब हालत अब गूगल लोकेशन तक बता रही। उन्होंने आरोप लगाया कि सड़कों को दुरुस्त रखने के लिए ना तो अधिकारी गंभीरता से काम कर रहे हैं और ना ही सरकारी मशीनरी सक्रिय नजर आ रही है। सुजाता पॉल ने कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए। अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ देखने को तैयार हो तभी तो कुछ देखा जाए। हम तो केवल इन्हें बता रहे हैं कि जनता त्रस्त है, सड़कों में गड्ढे हैं और गड्ढों में हम हैं। गूगल मैप हमारे गड्ढों के एड्रेस बता रही है और मुख्यमंत्री जी चैट GTP पे लोगों को सलाह दे रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर भरत चौधरी जी भी इन्हीं के ऊपर सवाल उठा रहे हैं तो उसका समाधान कहाँ पे है? इसका मतलब भाजपा के विधायक सवाल उठाए गड्ढों पर, भाजपा के विधायक सवाल उठाए भ्रष्टाचार पे, भाजपा के विधायक उठाए तमाम सारे सवाल, मगर मुख्यमंत्री जी बड़ा व्यस्त हैं क्योंकि उन्हें तो अपनी कुर्सी बचानी है। अगली खबर टिहरी से है, जहां जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला गंगा समिति की बैठक हुई। इस बैठक में सीवरेज एवं STP कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में 300 KLD STP प्लांट के निर्माण कार्य को सितंबर तक फिर से शुरू करने के निर्देश दिए गए। बैठक में NGT के मानकों के अनुपालन की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने मन की रेती पालिका क्षेत्र में भी 20 से ज्यादा कमरों वाले होटल और संस्थानों को चिन्हित कर सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही इन होटल एवं संस्थानों में STP तथा सीवर संयोजन की स्थिति की जांच के लिए समिति गठित कर स्थलीय निरीक्षण एवं जांच करने के भी निर्देश दिए गए। अगली खबर है, जहां उत्तराखंड के नैनीताल में लगातार बारिश का असर अब नैनी झील के जलस्तर पर भी दिखाई देने लगा है। भारी बारिश की वजह से झील का जलस्तर बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। नैनी झील का जलस्तर करीब 10 फीट से अधिक बढ़ गया है। जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए सिंचाई विभाग की ओर से झील के निकासी द्वार भी खोल दिए गए हैं ताकि अतिरिक्त पानी की निकासी की जा सके और झील में ओवरफ्लो की स्थिति न बन पाए। आज सुबह हमारा जलस्तर 87 फुट 7 इंच रहा है और बारिश हमारी अभी तक की 1500 mm रिकॉर्ड की गई है, और जबकि लास्ट ईयर ही है 1522 mm थी, जो कि पिछले साल से लगभग 43 mm पानी बरसात इस बार ज्यादा है रिकॉर्ड हुई है। और आगे भी बारिश लगातार बढ़ने की संभावना है, संभवतः बारिश ठीक रहेगी और लेवल भी बढ़ने की संभावना है, जिसको रेगुलेट करने के लिए ही हमारे यहाँ गेटों का संचालन किया जा रहा है।
अगली खबर हरिद्वार से है, जहां मूसलाधार बारिश और झमाझम बारिश के बाद उस उमस और गर्मी से बड़ी राहत मिली है। ठंडी हवाओं और बादलों की वजह से मौसम सुहावना हो गया। बारिश और ठंडी हवाओं से तापमान में कुछ गिरावट दर्ज की गई। लगातार धूप और चिपचिपी गर्मी से लोगों को फिलहाल राहत मिल गई। अगली खबर टेरी से, जहां ग्राम्य विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के अंतर्गत चौपाल 2026 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय उद्यमियों को बाजार उपलब्ध कराना, क्रेता और विक्रेता के बीच समन्वय स्थापित करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार को बढ़ावा देना रहा। कार्यक्रम के प्रथम चरण में क्रेता विक्रेता सम्मेलन के अंतर्गत उद्यमियों एवं योजना के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए अतिथियों द्वारा प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाई गई। अगली खबर है, चंपावत जिला अस्पताल में अब गंभीर और आपातकालीन मरीजों को ब्लड के जरूरी कंपोनेंट स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेंगे। इसके लिए करीब 50 लाख की लागत से स्थापित ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट का लोकार्पण किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मरीजों को समय रहते जीवन रक्षक ब्लड कंपोनेंट मिल सकेंगे और दूसरे जिलों पर निर्भरता कम हो जाएगी। वहीं मौके पर स्वास्थ्य मंत्री सुवेदु उनियाल ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक, सुलभ और जन केंद्रित बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। अगली खबर है, देहरादून के प्रेमनगर इलाके में देर रात हॉस्टल और पीजी में चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में अलग अलग टीमों ने छात्र छात्राओं की गतिविधियों और उनके सत्यापन की जानकारी ली। पुलिस प्रशासन ने हॉस्टल और पीजी संचालकों को सभी का 100% सत्यापन कराने और परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही छात्रों के लिए रात 10 बजे तक प्रवेश की समय सीमा तय की गई। वहीं बाहरी लोगों को सत्यापन के बाद ही प्रवेश देने को कहा गया। पुलिस प्रशासन की तरफ से स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि नशे के सेवन, आपराधिक गतिविधि या रात में अनावश्यक घूमने की शिकायत पर संबंधित छात्र के साथ हॉस्टल और पीजी संचालकों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ी खबर हम देहरादून से बता रहे हैं, जहां पुलिस ने वेरिफिकेशन के लिए होटल संचालकों से बातचीत की और पुलिस ने हिदायत दी कि रात में अनावश्यक घूमने पर छात्रों पर और होटल संचालकों पर भी कार्रवाई होगी। हॉस्टल और पीजी में पुलिस का चेकिंग अभियान चलाया गया देहरादून में, जहां पर छात्रों के घूमने और गतिविधियों पर जानकारी ली गई, छात्र छात्राओं की गतिविधियों की जानकारी ली गई और देहरादून में ये भी हिदायत दी गई कि पुलिस ने वेरिफिकेशन करना अनिवार्य होगा। वहीं अगली खबर है, उत्तराखंड में कुंभ मेला 2027 को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इसको लेकर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में समीक्षा बैठक की। मीटिंग के दौरान कुंभ में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सेक्टरवार इवैक्यूएशन प्लान तैयार करने का निर्देश दिया गया। मुख्य सचिव ने क्राउड मैनेजमेंट, ट्रैफिक निकासी और फायर कंट्रोल को लेकर आपदा प्रबंधन योजना बनाने के निर्देश दिए। इसके अलावा भूकंप, बाढ़ और CBRN जैसी आपात स्थितियों के लिए स्पष्ट SOP तैयार करने को कहा गया। मुख्य सचिव ने उपकरणों की उपलब्धता के साथ ही उनके रखरखाव और कार्मिकों की ट्रेनिंग पर भी जोर दिया। पीक टाइम में नियमित मॉक ड्रिल, वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था और रिस्पांस टाइम न्यूनतम करने को कहा गया। इसके अलावा AI और आधुनिक तकनीकी के इस्तेमाल, मजबूत कम्युनिकेशन सिस्टम, अफवाहों की रोकथाम और मोबाइल नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। अधिकारियों को सभी तैयारियां समयबद्ध तरीके से पूरी करने के निर्देश दिए गए। अगली खबर है, देहरादून में टीबी उन्मूलन कार्यक्रम को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सक्रिय है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने टीबी नियंत्रण अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों NHM के तहत जिले में विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। CMO ने बताया कि 100 डेज टीबी प्रोग्राम के दूसरे चरण के तहत जिले के सभी 189 संवेदनशील क्षेत्रों में स्क्रीनिंग का कार्य 100% पूरा कर लिया गया। उन्होंने बताया कि जनपद में अब तक कुल 5215 टीबी के मरीजों की पहचान की गई, जिनमें से वर्तमान में 3848 मरीज एक्टिव हैं। उनका नियमित उपचार हो रहा है। इसके साथ ही 3270 मरीजों का निक्षय मित्रों के माध्यम से पोषण किट उपलब्ध कराई गई है। टीबी मुक्त अभियान के तहत 100 दिनों के कैंपेन के अलावा फील्ड में
हैंडहेल्ड मशीनों और विशेषज्ञ कैंपों के जरिए भी जांच की जा रही है। जिले की कुल 409 ग्राम पंचायतों में से 155 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया जा चुका है। ब्लॉक स्तर पर नोडल अधिकारी नामित किए जा रहे हैं और एनसीसी कैडेट तथा माई भारत के वॉलंटियर्स को भी इस अभियान से जोड़ा जा रहा है ताकि टीबी उन्मूलन के लक्ष्यों को जल्द से जल्द और बेहतर तरीके से हासिल किया जा सके। हमारे स्टेट एनएचएम के द्वारा हमें डायरेक्शंस मिलते हैं, उनका हम पालन करते हैं और उसी कड़ी में जैसे 100 डेज टीबी प्रोग्राम चला था सेकंड फेज का, उसमें हमने जो हमारे 189 जो वल्नरेबल एरिया थे जिसमें कि हमें स्क्रीनिंग की जानी थी, तो वो हमने पूरा उसको अचीव किया, 100% उसको अचीव किया है। और उसमें अभी तक हम बात करें तो लगभग हमारे जनपद में 5215 जो टीबी के मरीज अभी तक आइडेंटिफाई किए गए हैं और एट प्रेजेंट 3848 मरीज जो हैं वो एक्टिव हैं जो कि ट्रीटमेंट ले रहे हैं। इसके अलावा इन 3848 के सापेक्ष में 3270 मरीजों को जो है वो निक्षय मित्रों के माध्यम से पोषण किट जो है वो उपलब्ध कराई है। इसके अलावा 100 डेज टीबी कैंपेन के अतिरिक्त भी हम जो है वो लगातार जो हमारी हैंड मशीन है उनके द्वारा हम फील्ड में कैंप लगा रहे हैं। इसके अलावा 224 कैंप हमने और लगाए हैं और जिसमें इस तरीके से हम टोटल जो कैंप लगा करके 189 कैंप एक लगाए, 224 कैंप हमने एक लगाए हैं और उसमें हम लगभग 181 मरीजों को हमने टीबी के मरीजों को उसमें चिन्हित किया है। अगली खबर, उत्तराखंड में छेनागाड़ आपदा के 1 साल बाद भी ग्रामीणों के जख्म बरकरार दिख रहे हैं। प्रभावित ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन की तरफ से मदद के नाम पर किसी को 6,000 तो किसी को 6,500 रुपए तक की सहायता मिली, लेकिन उनके घरों और संपत्ति को हुए नुकसान के मुकाबले ये मदद नाकाफी है। ग्रामीणों का आरोप है कि आपदा के बाद नुकसान का आकलन तो हुआ, लेकिन स्थायी समाधान के लिए अब तक प्रभावी कदम नहीं उठाए गए। प्रभावितों की मांग है कि दोबारा सर्वे कराया जाए और वास्तविक नुकसान के आधार पर मुआवजा दिया जाए। खुद आए थे यहीं पास के गांव भौर में, उन्होंने कहा कि दोपहिया वाहन आप बस 1 महीने के अंदर अपने यहाँ ले जा पाओगे। दोपहिया वाहन तो छोड़ो, आज वहां पैदल चलने के लिए भी रास्ता तक नहीं बना पाए। अनिल बलूनी साहब आए थे उसी दौर में, उन्होंने कहा कि 8 टेंट बस अभी शाम तक मैं किसी भी तरह से, तहसीलदार जी आप बस पहुंचवा देना। वो 8 टेंट क्या, उस 8 टेंटों की आज तक रस्सी तक गांव वालों को मुहैया नहीं हो पाई। तो ये सरकार के वादे हैं। एक सर्वेक्षण, हवाई सर्वेक्षण भी हुआ था जो कि केंद्र द्वारा कराया गया और उसमें बताया गया कि 1200 करोड़ रुपए की लागत से हम यहाँ का पुनर्वासन करेंगे और तमाम चीजें करेंगे। उसमें भी अफसोस है कि जो ये स्थानीय है जिनके हम घर पर हैं, यहाँ पूरा मलबा भरा पड़ा था। उस दिन हम भी नागजगी से पैदल होकर यहाँ तक पहुंचे थे और उसके बाद यहाँ से नीचे ताल जामन की तरफ गए। हमारा तो कुछ नहीं मिला जी अब तक, सिर्फ वो शुरुआती उन्होंने 6500 रुपये दिए थे, उसके अलावा रास्ते सब ऐसे के पैसे पड़े हैं। ये इतना बड़े गदरा है यहाँ पे, बोले थे इसमें वो दीवारें लगाएंगे, चेक डैम वो भी है, वो खाली एक सर्वे के लिए आए थे बस, उसके और कुछ नहीं हुआ अभी तक। गौशाला हो गई, ये कमरा जो ये पूरा ये फट गई थी दीवार, ऊपर से लेंटर टूट गया था। यहाँ पे 2 लैट्रिन 2 बाथरूम वो भी चले गए सर। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।